गुड इवनिंग दोस्तों आप सभी के लिए। और दोस्तों आज आपका स्टार्ट होता है भारतीय संविधान, जिसका दोस्तों फर्स्ट भाग है ये। और दोस्तों मैं आपको बता दूं 4-5 दिन हो चुके हैं दोस्तों मैंने कोई वीडियो नहीं डाली है। और दोस्तों इसका कारण है कि मेरी खुद की तबीयत ठीक नहीं थी। मैंने खुद का अपना इलाज कराया, ऑपरेशन हुआ है दोस्तों। थोड़ी सी बीमारी थी, आप किसी की भी लगा सकते हो, लेकिन दोस्तों बीमार था, ऑपरेशन हुआ है। आज मैं थोड़ा आराम है तो इसलिए मैं आपके लिए वीडियो लेकर आ गया। और आज के बाद दोस्तों आपके लिए रेगुलर वीडियो मिलेंगी हमेशा की तरह। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946, 21 दिसंबर 1946। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946, 21 दिसंबर 1946। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, 9 दिसंबर 1946। और दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जो संविधान सभा थी वही हमारी प्रथम संसद थी। और अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान सभा को हमारी प्रथम संसद को किस नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों आपको आंसर देना है संविधान सभा। संविधान सभा को ही हम संसद कहते हैं दोस्तों, क्योंकि सारे काम संसद के जितने भी सारे काम होते हैं वो संविधान सभा के द्वारा ही किए गए थे, जिसकी प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? डॉक्टर VN राव, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? डॉक्टर VN राव, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, KM मुंशी, राजेंद्र प्रसाद या सच्चिदानंद सिन्हा। तो चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। और दोस्तों ये यहाँ पर जो आप सच्चिदानंद सिन्हा देख रहे हैं, ये दोस्तों आपको याद रखना है, ये हमारे अस्थायी अध्यक्ष थे। तो दोस्तों जल्दी से बताइए इसका स्थायी अध्यक्ष कौन था संविधान सभा का। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? VN राव, JV कृपलानी, वल्लभ भाई पटेल, भीमराव अम्बेडकर। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। आपको बताना है दोस्तों प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? VN राव, JV कृपलानी, वल्लभ भाई पटेल या भीमराव अम्बेडकर। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, संविधान सभा के अंतिम रूप को संविधान को कब पारित किया गया? 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 2 अक्टूबर 1949 या 26 नवंबर 1949। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। संविधान सभा के अंतिम रूप को संविधान सभा को अंतिम रूप से संविधान को कब पारित कर दिया गया था दोस्तों? 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 2 अक्टूबर 1949 या 26 जनवरी 1949। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, 26 नवंबर 1949। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ था? 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1950, 26 नवंबर 1950, सॉरी दोस्तों 26 नवंबर 1950, 26 नवंबर 1949, 26 अगस्त 1950, 26 जनवरी 1950। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ था? 26 नवंबर 1950, 26 नवंबर 1949, 26 अगस्त 1950, 26 जनवरी 1950। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, 26 नवंबर 1950। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, भारत का गणतंत्र बना 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1449, 26 जनवरी 1950 या दोस्तों 2 अक्टूबर 1952।
चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा। भारत कब गणतंत्र बना। 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1449, 26 जनवरी 1950 या 2 अक्टूबर 1952। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, 26 जनवरी 1950। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है। मूल अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, प्रस्तावना या दोस्तों संशोधन प्रक्रिया। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है दोस्तों। मूल अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, प्रस्तावना या दोस्तों संशोधन प्रक्रिया। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, प्रस्तावना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया। 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947 या 22 जुलाई 1950। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा। संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया था। 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 22 जुलाई 1950। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, 24 जनवरी 1950। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या कितनी थी। 5, 6, 7 या 8। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा। भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या कितनी थी। 5, 6, 7, 8। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 7 होगा, सॉरी दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, सी यानी 7। लेकिन दोस्तों प्रेजेंट में जो है 6 मौलिक अधिकार हैं। जो 7वां मौलिक अधिकार था वो दोस्तों संपत्ति का अधिकार था, जो कि दोस्तों 44वें संविधान संशोधन के द्वारा उसे हटा दिया गया है। मूल अधिकारों की श्रेणी से उसे हटाकर दोस्तों न्यायिक श्रेणी के अधिकार में ला दिया गया है। तो इस प्रकार दोस्तों प्रेजेंट में हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और जो 7वां मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, वो दोस्तों 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया। तो दोस्तों मैंने अभी ये प्रश्न बताया है, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। मूल अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है। सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, ए और बी दोनों या संसद। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा। मूल अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है। सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, ए और बी दोनों या संसद। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, ए और बी दोनों यानी सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है। अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21A या फिर दोस्तों अनुच्छेद 22। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा। किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है। यानी आपको बताना है दोस्तों, जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार दिया गया है वो किस अनुच्छेद में है। 20, 21, 21A या 22। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, 21A। अगला प्रश्न है, और दोस्तों आपको एक चीज़ और याद रखनी है दोस्तों इसी प्रश्न में, जो अनुच्छेद 21A है ना, इसी में दोस्तों आपके लिए स्वच्छ वातावरण का प्रावधान है। और आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है दोस्तों कि स्वच्छ वातावरण पाने का अधिकार हमें किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है। तो अनुच्छेद 21 आपको याद रखना है। तो अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 14। लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस में निहित है। मूल अधिकार, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य या दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा। लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस में निहित है। मूल अधिकार, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य या सर्वोच्च न्यायालय। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो प्रश्न में है, ये जो मैं प्रश्न लेकर आया हूँ दोस्तों, ये अभी आपके बेसिक प्रश्न हैं जो कि हर किसी विद्यार्थी को या हर किसी स्टूडेंट को याद होना चाहिए, जो भाई हमारी तैयारी कर रहे हैं।
कि दोस्तों इनसे भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं और पूछे ही गए ही प्रश्न हैं ये। और उसके बाद दोस्तों मैं आपके लिए चैप्टर वाइज प्रश्न लेकर आऊँगा, जैसे आपका दोस्तों नागरिकता हुआ, फिर उसके बाद मौलिक अधिकार, फिर मूल कर्तव्य, फिर उसके बाद दोस्तों आपके राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, पंचायत समिति यानी ग्राम पंचायत जो पंचायतें होती हैं दोस्तों वो, या नगर पालिका, इन सभी की चैप्टर वाइज प्रश्न मैं लेकर आऊँगा आपके लिए। लेकिन दोस्तों अब प्रेजेंट में जो प्रश्न मैं करा रहा हूँ ये दोस्तों आप सभी को याद होनी चाहिए, जो हर किसी के लिए इम्पोर्टेंट हैं। और दोस्तों जो भी भाई हमारे देख रहे हैं इस वीडियो को, तो दोस्तों वो ये ना समझें कि इसने हल्के प्रश्न लेकर आ रहा हूँ मैं, क्योंकि दोस्तों आप तो चलो भाई पहले से पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिन्होंने जो कि दोस्तों पहली बार ही संविधान को पढ़ रहे हैं। इसलिए मैं तो दोस्तों छोटे से छोटा प्रश्न और बड़े से बड़ा प्रश्न आपको इस वीडियो में लेकर चलूँगा, और जितनी वीडियो होंगी सभी में इसी प्रकार के प्रश्न होंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे। तो दोस्तों वीडियो को ध्यान से पढ़ें और अपनी कंटिन्यूटी बनाए रखें, क्योंकि दोस्तों आज बहुत दिनों 4-5 दिनों के बाद वापसी हुई है। तो दोस्तों मुझे भी आपकी चिंता थी, लेकिन दोस्तों मुझे अपने हेल्थ का भी ख्याल था, इसलिए दोस्तों थोड़ा सा देर हुआ। आज दोस्तों आपकी वीडियो फर्स्ट वीडियो है संविधान से संबंधित, तो दोस्तों वीडियो को अच्छे से रिवाइज करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबाएं। और जो भी कमी अगर आपको दिखती है दोस्तों उसके लिए आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। और दोस्तों कमेंट, और जिसकी भी कमेंट दोस्तों हाईलाइट होगी उस भाई के लिए दोस्तों हम फ्री में साइंस के नोट्स प्रोवाइड कराएंगे, जो कि दोस्तों NCERT बेस्ड नोट्स होंगे। तो चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस में निहित है। मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, या सर्वोच्च न्यायालय। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को निर्देश देता है कि वह समान कार्य के लिए समान वेतन निर्धारित करे, पर्यावरण की रक्षा करे, ग्राम पंचायतों का गठन करे, संगठन करे, लोक कल्याणकारी राज्यों की स्थापना करे। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है। समान कार्य करने के लिए समान वेतन निर्धारित करे, पर्यावरण की रक्षा करे, ग्राम पंचायतों का संगठन करे, या फिर दोस्तों लोक कल्याणकारी राज्यों की स्थापना करे। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, ग्राम पंचायतों का संगठन करे। यानी आपको दोस्तों ध्यान रखना है ग्राम पंचायत के बारे में किस अनुच्छेद में दिया गया है दोस्तों, आर्टिकल 40 दोस्तों, यानी अनुच्छेद 40। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है। रूस, जर्मनी, फ्रांस, या चीन। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है। रूस, जर्मनी, फ्रांस, या चीन। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, रूस। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। संविधान में मूल कर्तव्यों की कुल कितनी संख्या थी, कितनी है। 10, 11, 12, 13। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। मूल कर्तव्यों की संख्या कुल कितनी है दोस्तों संविधान में, 10, 11, 12, या 13। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, 11। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया। कर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, कृपलानी समिति की सिफारिश पर, स्वर्ण सिंह की समिति की सिफारिश पर, या देशराज अर्श समिति की सिफारिश पर। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा पर शामिल किया गया। कर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, कृपलानी समिति की सिफारिश पर, स्वर्ण सिंह की समिति की सिफारिश पर, या दोस्तों देशराज अर्श समिति की सिफारिश पर। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। भारतीय संघ की शक्ति किस में निहित है। संसद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, या मंत्रिमंडल। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। भारतीय संघ की शक्ति किस में निहित है। संसद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, या मंत्रिमंडल। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि होती है 3 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, या कोई सीमा नहीं। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा।
राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितनी होती है? 3 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या कोई सीमा निर्धारित नहीं है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, 5 वर्ष। और दोस्तों लास्ट में आपको एक मैं प्रश्न दूंगा और उस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट में मेरे लिए बताना है। दोस्तों कमेंट में बताना है सभी को कि उस प्रश्न का आंसर क्या होगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, वह प्रश्न जो मैं बताने वाला हूँ लास्ट में, वह कई परीक्षाओं में पूछा भी गया है और बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। दोस्तों अच्छे अच्छे जो स्टूडेंट हैं, जो अच्छी तरह से तैयारी की है जो उन्होंने, वो भी उस प्रश्न में चकमा खा जाते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो वो प्रश्न मैं आपको लास्ट में पूछूंगा, तो आपको बताना है कमेंट में। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व विधि, एकल संक्रमणीय विधि, अप्रत्यक्ष मतदान विधि या ये सभी? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व विधि, एकल संक्रमणीय विधि, अप्रत्यक्ष मतदान विधि या ये सभी? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, ये सभी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति हैं डॉक्टर बी गिरी, नीलम संजीव रेड्डी, राजेंद्र प्रसाद, एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति हैं बी गिरी, नीलम संजीव रेड्डी, राजेंद्र प्रसाद, एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद। और दोस्तों बताइए जल्दी से, ये दोस्तों मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ और बताता हूँ, जो अब्दुल कलाम जो आज़ाद हैं प्रथम वैज्ञानिक राष्ट्रपति हैं। दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है, वैज्ञानिक राष्ट्रपति, और जो कि दोस्तों सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे राष्ट्रपति हैं। और राजेंद्र प्रसाद हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति हैं और ये आपके निर्विरोध हैं। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध चुने गए राष्ट्रपति हैं। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लाया जा सकता है? लोकसभा, राज्यसभा, संसद के किसी भी सदन द्वारा या किसी के द्वारा नहीं? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लाया जा सकता है? लोकसभा के द्वारा, राज्यसभा के द्वारा, संसद के किसी सदन के द्वारा या किसी के द्वारा नहीं? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों जो राष्ट्रपति पर महाभियोग लाया जाता है दोस्तों, वह लोकसभा के द्वारा भी लाया जा सकता है और राज्यसभा के द्वारा भी, लेकिन दोनों सदनों में ही पास कराना होता है, फिर उसके बाद उसे राष्ट्रपति के पास पहुंचाया जाता है। तो इस प्रकार दोस्तों दोनों सदन ही इसके लिए उत्तरदायी हैं, यानी दोस्तों किसी भी सदन के द्वारा लाया जा सकता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, थल सेना अध्यक्ष या रक्षा मंत्री? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, थल सेना अध्यक्ष या रक्षा मंत्री? बताइए दोस्तों जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का। भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालक शक्ति किस में निहित होती है? राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में, मंत्रिमंडल में, इन सभी में? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालक शक्ति किस में निहित होती है? राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में, मंत्रिमंडल, इन सभी में? बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, राष्ट्रपति। और दोस्तों जो लास्ट का प्रश्न वह आपके लिए पूछना चाह रहा था, वह प्रश्न आप ध्यान से सुने, क्या है क्या नहीं है। वो प्रश्न दोस्तों मैं आपके लिए यहाँ पर लिख देता हूँ, क्या है वह प्रश्न क्या नहीं है, वो सारी चीज़ मैं आपके लिए लिख देता हूँ दोस्तों यहाँ पर। वो सारी चीज़ें मैं दोस्तों आपके लिए यहाँ पर लिख दे रहा हूँ अभी। 1 मिनट रुकिए दोस्तों। वो प्रश्न है दोस्तों कि दोस्तों राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा का कार्यकाल
कितना होता है। और ऑप्शन है दोस्तों आपके सामने 5 वर्ष, 6 वर्ष, या दोस्तों 4 वर्ष, या दोस्तों नन यानी कुछ भी नहीं। ये आपको बताना है दोस्तों। और इस प्रश्न का आंसर दोस्तों आपको मुझे कमेंट में देना है, वीडियो कमेंट में। जब आप वीडियो देख रहे होते हैं उस समय इस प्रश्न का आंसर आपको बताना है कि राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी वीडियो समाप्त होती है। तो थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।